हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम 2022 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और दोस्तों ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का चौथा वीडियो है। इसमें भी हम लोग अति महत्वपूर्ण 40 नहीं 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, वैसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपके पिछले वर्ष में बार बार पूछा हुआ प्रश्न और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उसको नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परिमाण या फिर कुछ भी नहीं, और ऑप्शन सी है दिशा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है परिमाण तथा दिशा दोनों। तो दोस्तों समय बदलने के साथ दिष्ट धारा यानी कि जो डीसी करण होता है ना, इसमें बदल सकता है परिमाण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सीएनजी या फिर एलपीजी, और ऑप्शन सी है बायोगैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोयला। तो दोस्तों सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सीएनजी का उपयोग हम लोग वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि एलपीजी का विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों एलपीजी का विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3वां प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यूएसए या फिर भारत, और ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डेनमार्क। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो डेनमार्क होते हैं ना, इसे हम लोग पवनों का देश कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया मीथेन या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आदर्श ईंधन जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे अक्रिय में कुछ भारी और भी गैस होते हैं जो त्रुटि के साथ आदर्श गैस जैसा माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिया इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या कराएगी, आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए या फिर समुचित होना चाहिए, और ऑप्शन डी है कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का जो मान होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय या फिर क्षारकीय, और ऑप्शन सी लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड जो है ना ये क्षारकीय होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन बी है HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और ऑप्शन सी में आपका दिया H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है H3PO4। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि किसे जो है ना रसायनों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि
कॉस्टिक सोडा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है NaOH या फिर KOH, और ऑप्शन सी है CaOH होल 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है MgOH होल 2। तो दोस्तों कॉस्टिक सोडा जो होते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, NaOH कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि कौन जो है ना क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है Na2O या फिर NO, ऑप्शन सी है SO2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CO2। तो दोस्तों जो क्षारीय प्रकृति का होता है ना Na2O होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है? यानी कि कौन जो है ना तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है? ऑप्शन ए है Cu यानी कि कॉपर, या फिर जिंक, या फिर Hg, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है Ag यानी कि अर्जेंटम। तो दोस्तों तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोजन कौन मुक्त करता है? तो दोस्तों जिंक यानी कि जैटन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए है आइसोप्रीन का, या फिर ब्यूटाइन का, और ऑप्शन सी है ड्यूप्रीन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एसिटिलीन का। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है ना किसका पॉलीमर होता है? आइसोप्रीन का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एथिलीन का अणु है? ऑप्शन ए में आपका दिया पिरामिडल, या फिर समचतुष्फलकीय, और ऑप्शन सी एकरैखिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समतलीय। तो दोस्तों एथिलीन का जो अणु होता है ना समचतुष्फलकीय होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चौथा, या फिर पांचवा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ छठा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सातवां। तो दोस्तों ये छठा आवर्त में जो है ना सबसे अधिक तत्व होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न जो है ना आपका सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है Ca, या फिर Br, और ऑप्शन सी He, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है Li। दोस्तों हीलियम यानी कि He जो है ना यह शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सन 1893 में, या फिर सन 1892 में, और ऑप्शन सी है सन 1793 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सन 1883 में। तो दोस्तों न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिए थे ना सन 1893 में दिए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। यहाँ पे अंगक पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हरित लवक, या फिर पत्ती, और ऑप्शन सी है स्टोमाटा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जड़। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी जो अंग होगा ना वो आपका क्या होगा? हरित लवक या फिर क्लोरोफिल होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अंग पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करना है? पत्ती में राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंगक कौन है? तो दोस्तों अंगक कौन होगा? क्लोरोफिल होगा या फिर हरित लवक होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग
कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एमिनो अम्ल या फिर वसा अम्ल, और ऑप्शन सी ग्लूकोज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुक्रोज। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाने कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग जो है ना कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा था कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C6H12O6 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कॉर्टेक्स के द्वारा या फिर फ्लोएम के द्वारा, और ऑप्शन से जाइलम के द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मूलरोम के द्वारा। तो दोस्तों जल तथा घुलनशील लवण का जो मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया जो किस उत्तक के द्वारा संपन्न होती है, जाइलम के द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पौधे में जो जल का वहन होता है ना जाइलम के द्वारा होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पौधों में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19वें प्रश्न क्या करा कि बीज रहित पौधे के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन, और ऑप्शन सी जिबरेलिन्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो दोस्तों बीज रहित पौधे के उत्पादक में जो सहायक होते हैं ना ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स हार्मोन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया वृद्धि या फिर जनन, और ऑप्शन सी अनुक्रियता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्वसन। तो दोस्तों एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए जो आवश्यक होता है ना जनन या फिर प्रजनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया चिंपैंजी से या फिर गोरिल्ला से, ऑप्शन सी है बंदर से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गिलहरी से। तो दोस्तों अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी होता है ना संबंध होता है किससे होता है, चिंपैंजी से होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उस पौधों का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया धान का पौधा या फिर गेहूं का पौधा, और ऑप्शन सी है मटर का पौधा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो दोस्तों ये मटर का पौधा पर मेंडल ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तापमान कोमा वर्षा पवन आदि है पर्यावरण के क्या होते हैं। तो दोस्तों जैविक कारक होते हैं या फिर भौतिक कारक होते हैं या फिर मृदीय कारक होते हैं। और दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कारक नहीं है। तो दोस्तों तापमान, वर्षा और पवन ये जो होते हैं ना पर्यावरण के क्या होते हैं, भौतिक कारक होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि का क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यांत्रिक छिड़काव या फिर टपकन सिंचाई, ऑप्शन सी वर्षा जल से सिंचाई, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नहर से सिंचाई। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, टपकन सिंचाई कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केंद्र विखंडन ऊर्जा या फिर केंद्रक संलयन ऊर्जा, और ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों परमाणु बम के ऊर्जा का जो स्रोत होते हैं ना केंद्र विखंडन ऊर्जा होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न ज्योति महत्वपूर्ण ने क्या कराई, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऑप्शन ए में आपका दिया पेप्सिन के द्वारा या फिर टैलिन के द्वारा, ऑप्शन सी माइलेज के द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाइपेज के द्वारा। तो दोस्तों वसा का पाचन जो होता है ना लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों पेप्सिन के द्वारा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न ज्योति महत्वपूर्ण ने क्या कराया कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्लूकोज में या फिर सुक्रोज में, और ऑप्शन सी है स्टार्च में, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रोटीन में। तो दोस्तों पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है ना ये सुक्रोज के द्वारा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्या कराए कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी कि पादप अपशिष्ट संचित किसमें रहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों में या फिर छाल में, और ऑप्शन सी है कोशिकीय और रिक्तिकाओं में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों पादप अपशिष्ट जो संचित रहते हैं ना पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, और कोशिकीय और रिक्तिकाओं में भी होते हैं, यानी कि इनमें से सभी में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला। यहाँ पे 29वां प्रश्न ज्योति महत्वपूर्ण क्या कराए कि वेट की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया नेफ्रॉन या फिर मूत्र वाहिनी, और ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलम, और ऑप्शन डी में आपका दिया बोमेन संपुट। तो दोस्तों वेट की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है ना नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि आंख व्यवहार करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवतल दर्पण की तरह या फिर उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस की तरह। तो दोस्तों आंख जो व्यवहार करता है ना उत्तल लेंस की तरह करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी तरह से आएगा ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अगर आपको 30 प्रश्न में से 25+ प्रश्न याद था ना तो आपका तैयारी जो है ना बढ़िया तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आज का जो हम प्रश्न यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो इसका भी आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके बताएं ना। दोस्तों प्रश्न ये कराए कि कमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर लेंस या फिर पुतली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आइरिस। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो है ना आप लोग नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लोग जो है लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर एक बार शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।